जोहार साथी, आज फिर एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। एक बहस है जो सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों, राजनीतिक जो जो सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों के बीच लगातार चलता रहा है। वो ये जो व्यवस्था है, शोषण और विषमता पर टिकी व्यवस्था, उसको बदलने की दिशा में जो संघर्ष होता है, उसका तरीका क्या हो, कैसे हो, इसको लेके जो एक सीधा सीधी विभाजन इस रूप में किया जाता है कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, या जो माओवादी तरीका है हिंसक राजनीति, ये दो रास्ते चल रहे हैं, प्रचलित रास्ता है इसी से, और इसी के इर्द गिर्द बहस चलता रहता है। ताजा संदर्भ यही है कि विख्यात लेखिका, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कई पुरस्कारों से सम्मानित अरुंधति रॉय, उनका एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो किसी ने शेयर किया होगा, है तो लगता है पुराना ही होगा, जिसमें वो कहती छोटा सा वीडियो है, 3 मिनट का या जो भी हो, उसमें वो कह रही हैं कि ये जो है नॉन वायलेंस एक खूबसूरत, मार्वेलस, मतलब सब शायद इस्तेमाल के हैं, पॉलिटिकल थिएटर है। यदि ऑडियंस हो उसके लिए, तो देखने वाले हों तो, लेकिन वो कहती हैं कि लेकिन इसका क्या उपयोगिता है उनके लिए, और वो एक कल्पना करते हैं, एक दृश्य बताते हैं कि मुख्य सड़क से दूर एक गांव है, आदिवासी गांव है, और वहाँ चारों तरफ लोग, सेना के लोग भरे पड़े हैं, और वहाँ तरह तरह का वहाँ वो जुल्म कर रहे हैं, उस पर अगजनी, लूट, रेप की घटनाएं भी सुनने में आती हैं इस तरह का। तो वो आदिवासी, यानी कैसे उसका इंडिजीनस पीपल, वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो आदिवासी कैसे इसका प्रतिकार करें। यदि वो गांधीवादी तरीका अपनाते हैं, यानी हर अनशन करेंगे, तो अनशन तो उनकी नियति है, ज्यादातर आदिवासी भूखे रहने के लिए अभिशप्त है, तो उसको वहाँ कौन देखेगा। दूसरी तरफ यदि वो बहिष्कार करें, जो बायकॉट करते हैं, जो ये, तो वो किस चीज का बायकॉट करेंगे, उनके पास सामान है ही क्या, गुड्स है क्या उनके पास। वो और ज्यादा नहीं बोलती हैं, इसको हम आपको और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं उसके आगे, मतलब कि वो आदिवासी समाज बाजार से कुछ लेता ही नहीं है, ज्यादातर वो आत्मनिर्भर समाज है, वो अपने उपयोग की सारी चीजें खुद उत्पादित करता है, तो वो बहिष्कार किस चीज से करेगा। एकदम लॉजिकल बात है। तो ये ठीक है, तो फिर वो, तब इसका माने क्या है, ठीक है, तो उसके पास तरीका जरिया इनडायरेक्टली वो एक तरह से हिंसक राजनीति और गांधीवादी दर्शन का, और शालीनता से ही बोल रहे हैं, लेकिन खिल्ली उड़ाती प्रतीत होती है। इससे कैसे होगा, कैसे लड़ेंगे वो, ठीक है, और सुनने में बहुत लॉजिकल लगेगा बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो इस तरह का जो पॉलिटिक्स, जो इसको शुद्ध हिंदी में हम इसको कहेंगे तो ये कि अहिंसा एक राजनीतिक ड्रामा है। वो आकर्षक और खूबसूरत भी है यदि दर्शक हो, लेकिन यदि इसका उपयोग क्या होगा, वो आदिवासी समाज कैसे करेगा, जिस पर दमन चक्र जारी है, फोर्स का और वहां पर सत्ता का, वो कैसे करेंगे, वो अनशन करके क्या लाभ, क्या हासिल करेंगे। वो तो हमेशा ऐसे भी भूखे रहने के लिए अभिशप्त हैं, और समान का बहिष्कार, जो गांधी का कॉल है, ये चीज वो खुलकर कहते हैं, सवाल भी कहते हैं कि गांधीवादियों को
प्रिय है और उनसे ही लगता है ये सवाल है। साथ ही इस इस बात को लेके ऐसे ये डिबेट पुराना है, जैसा कहा हम ओम थानवी जब जनसत्ता में थे एडिटर, उस दौरान कई लेख इस पर लिखे थे जनसत्ता में विस्तार से, और रुधंती राय की भी चर्चा करते हुए लिखे थे। तो बहस वही पुराना है, फिर आया है, लेकिन नए सिरे से आया है तो इसका करना जरूरी है। ये उसी तरह का सवाल है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गांधी का मुकाबला ब्रिटिश अंग्रेजों से था, ब्रिटेन से था, वहाँ जो जहाँ एक संसदीय व्यवस्था कायम थी, रानी विक्टोरिया का शासन जरूर था, लेकिन एक संसद था, वहाँ डेमोक्रेसी थी, और इसलिए डेमोक्रेटिक मूल्यों में, मानवाधिकार आदि में थोड़ा बहुत उनका भरोसा था। तो गांधी उनसे लड़ पाए अपने उनकी अपनी अहिंसक तौर तरीके से, यानी अनशन, आमरण अनशन, असहयोग, बाइकआउट करना भी, वो तो बड़े पैमाने पर था। उस समय का संदर्भ भी दूसरा था कि विदेशी माल का बाइकआउट करने की बात थी, विदेशी कपड़ों का बाइकआउट करने का बात था, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी यहाँ उसकी, जिसकी वजह से लाखों बुनकर तबाह हो चुके थे। तो ये संदर्भ था उसका, लेकिन वो ताजा संदर्भ में आदिवासी अपने 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 अधिकारों के लिए, जनजंगल को बचाने के लिए वो कैसे उसका उपयोग करेंगे। उसका जबकि सेना का दमन, सत्ता पूरी ताकत से भिड़ी हुई है। तो ये एकदम, जैसा कि फिर कह रहे हैं कि लॉजिकल है, सब बातें ठीक लगती हैं, लेकिन सवाल लगभग उसी तरह का है जैसे कि ब्रिटेन पे एक डेमोक्रेटिक देश था, लोकतांत्रिक मूल्य विश्वास करने वाला, लेकिन यदि इनका मुकाबला, यानी गांधी का मुकाबला हिटलर से होता तो क्या होता। तो इस तरह का क्वेश्चन था, हाइपोथेटिकल जिसको कहते हैं, कि हाँ ठीक है, इस तरह सवाल है, लेकिन इसका जवाब तत्काल क्या करते। वो हिटलर था उस समय, जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, हिटलर सबसे ज्यादा हिंस्र, बर्बर और शक्तिशाली मुल्क के रूप में हिटलर उभरा था, और वो एक अच्छे, वो उसकी अपनी धारणा थी कि जर्मन के लोग श्रेष्ठतम प्राणी हैं, और जर्मन के साथ बहुत अन्याय हुआ है पहले विश्व युद्ध में, तो उसका प्रतिकार होना चाहिए, और इसलिए उसके बल पर। तो लेकिन हिटलर बहुत शक्तिशाली था, ताकतवर था, और पूरी दुनिया को उसने थर्रा दिया, कुछ वर्षों के लिए ही सही, लाखों यहूदियों को मारा। यानी हिंसा, और उसकी ताकत का एक समुच्चय था वो, इस आशय में हम कह रहे हैं। तो लेकिन उसका अंत कैसे हुआ? अंत बहुत ज्यादा दिन नहीं लगा उसको। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति होते होते अंत में उसको सुसाइड करना पड़ा। वो और उसकी पत्नी दोनों ने आत्महत्या कर ली, और आज हिटलर से पूरी दुनिया तानाशाही के उस स्वरूप से घृणा करती है, हिटलर का नाम नफरत से ही लेती है। उसके पहले गांधी थे, अहिंसक तरीका था उनका, बहुत वो चमत्कारिक नहीं दिखते थे उस तरह का बहुत, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मृत्यु को अंगीकार किया था। और जो मारने वाला गोडसे था, वो भी आया तो पहले उसने उनका चरण स्पर्श किया, और तब जाके उनकी हत्या की। तो गांधी जिन मूल्यों पर विश्वास करते थे, यानी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कहते थे, उसके
सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ थे, तो उसकी बड़ी बेटी पर उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी और आज पूरी दुनिया उनके प्रति एक सम्मानजनक भाव रखते हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसे गांधी एक तरफ तो राष्ट्रपिता और सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उसके साथ साथ वो सभी तबकों का विरोध भी करते रहे, हर तरह का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, अमीरों का, सब तरह के लोग उनसे चिढ़ते भी थे। वो गांधी चुनौती देते प्रतीत होते थे उनको। खैर, अभी हम गांधीवाद और उस अहिंसा, इसको हम ये कहते हैं कि तो तरीका क्या होगा लड़ने का, कैसे प्रतिकार होगा। और एक सीधा सवाल उठता है कि ठीक है, गांधी के पहले भी देश को पूरा मौका था कि आज़ादी के संघर्ष में तमाम हिंसक तरीके से जैसे लड़के भिड़के देश को आज़ाद करा लें, तो वो तो हुआ नहीं। ये सही है कि इसको कुछ लोग कहेंगे कि भगत सिंह भी थे और सुभाष चंद्र बोस का नाम सब लोग थे, सबके मदद से ही हुआ, आज़ादी मिली। इसमें इसको इनकार कर बेकार का उस बहस में जाना है। हालांकि आप कहिएगा तो जितने जो उग्रवादी संगठन उस समय भी थे, वो उन लोगों ने अधिकतम सांडस एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर सके थे। उनके हौसले की, उनके देशभक्ति की और आज़ादी के लिए संघर्ष के जज्बे की कोई कमी नहीं थी। सीधी सी बात है कि हिंसक तरीका कितना कारगर हो सकता है बर्बर शक्तियों के सामने, ये सवाल उठता है। अब यहाँ पर बात फिर आजाद भारत में जो सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े हैं उनकी ही बात होती है, तो उनके मुक्ति का संघर्ष कैसा होगा। तो ठीक है, गांधीवादी तरीका में आपको विश्वास नहीं है, जिन लोगों को नहीं है, तो नक्सलवादी मूवमेंट हुआ। नक्सलवादी मूवमेंट के तमाम धड़े वो तो एक एक करके अपनी मूल जो जहां से वो चले थे उससे वापस हो गए। जैसे वो व्यक्तिगत जो हिंसा जिसको कहते हैं कि जमींदार को छोटा कर देना, ये चीज से वापस हो गए। मोर्चा बना के चलना, उससे वापस हो गए। वो चुनाव में जाने लगे। लगभग सभी नक्सली समूह का जितना गुट था वो सब धीरे धीरे चुनाव में चला गया, चुनाव लड़ने लगा। इस तरह की बातें हैं। एक माओवादी जो नक्सलवादी मूवमेंट के पैरेलल ही पैदा हुआ था, लेकिन एकदम नक्सली संगठन उस अर्थ में नहीं था। वो शुरू से संसदीय व्यवस्था को उसका विश्वास नहीं था। वो सीधा मानता था कि संसद गपबाजी का अड्डा है और सत्ता बंदूक के नाव से निकलती है। तो वो रहा शुरू से और अंत तक, आज तक उसी नीति पर कायम है। तो साथ ही उसका भी तो 60 बरस हो गया, 67-68 से वो शुरू हुआ था। और ठीक है, 90 के दशक के आखिरी वर्षों में या उसके बाद उसका विलय पीपुल्स वार ग्रुप जो आंध्र प्रदेश का था शक्तिशाली संगठन, और पार्टी यूनिटी जो बिहार में एक सक्रिय एक बड़ा संगठन नक्सली था, उसके साथ उसका विलय हो गया। और उसके बाद महारक शक्ति माओवादियों की बढ़ी भी। तो भी 67 से लेकर आज हो गया ना 2025 तक 60-62 बरस हो चुके हैं। उनको भी तो पूरा मौका था कि सत्ता को बदले, जो शोषण और विषमता पर केंद्रित है जो व्यवस्था, सिस्टम को बदलने की बात लड़ाई है। ये सत्ता केवल राजनीतिक सत्ता बदलने से काम चलेगा नहीं। तो सब पार्टियों का देख लिया हम लोग, कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, सब तरह के लोग, मिश्रित लोगों का संग
का गठजोड़, सबका शासन हुआ। एक सिस्टम जो कमोबेश एक जैसा ही पुराना चलता जा रहा है, जिसमें बहुमत जनता के शोषण और उत्पीड़न पर ही व्यवस्था टिकी हुई है। तो इसको बदलने की बात है। तो इस बदलाव की दिशा में माओवादी अपनी हिंसक राजनीति के द्वारा 60-65 वर्षों में कहाँ पहुंचे, इसका मूल्यांकन तो होना चाहिए। उसका कीजिए, बैठिए। रघुवंशी राय को भी सोचना चाहिए कि क्या कर पाए आप आप उस जनता को जिसके लिए लड़ते हैं और जिसके लिए कहते हैं कि संसद धोखा है, वो अपने प्रभाव क्षेत्र में भी उसको नहीं जनता को समझा पाए क्या? हर बार वो चुनाव बहिष्कार का नारा देते हैं। एक जमाने में तो उंगली काट लेने का धमकी भी देते थे, या जहाँ जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है वहां पर वो कुछ कुछ कार्रवाई करते थे ताकि वोट के दिन वोट का बहिष्कार लोग करें। लेकिन कहाँ हुआ? लाख उनके प्रभाव क्षेत्र में ही लाखों की संख्या में लोग मतदान करते हैं। आदिवासी इलाकों में मतदान का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, एवरेज जो देश का है उससे ज्यादा है, पिछले चुनाव में भी दिखा है। तो आप जबरन ठोक दीजिएगा उसको। दूसरा एक चीज जान लीजिए, एक चीज इसको वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसको आप धीरज खो देंगे सुनने का। लेकिन एक चीज है, एक मिथ, एक कल्पना, एक वातावरण एक बनाया गया है कि आदिवासी जो होता है नक्सली होता है, आदिवासी जो है नक्सल है। सीधी सादी उसकी कल्पना ये है कि वो तीर धनुष रखता है तो मान के चला जाता है वो हिंसक प्रवृत्ति का है। लेकिन एकदम मिथ्या भ्रम है ये, इसको कुछ लोगों ने जानबूझ के बनाया है। माओवादी आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए आदिवासी इलाकों में सक्रिय हैं। ये एकदम फार्स है, झूठ है। सीधा है कि एक उनका जो युद्ध का तरीका था, युद्ध लड़ने का, आप शक्तिशाली लोगों से लड़िएगा। जिस सत्ता को हम ही लोग बनाए हैं उसको बहुत 10-12 अक्षनी लाख सेना और तरह तरह का आधुनिक हथियार, और ये वो हम ही लोग तो सौंपे हैं उसको देश बना के। उससे आप कैसे टकराइएगा, कैसे लड़िएगा अपने तरीके से? लेकिन तो भी तो वो जो लोग थे, जो लोग हैं, वो लोग ये जो मिथ बनाया कि आदिवासी हितों की रक्षा के लिए हैं, ये इस भ्रम है। हाँ, उनके वो अपने से शक्तिशाली या राज सत्ता से टकराने के लिए जो रणनीति बनाए उसको गुरिल्ला युद्ध कहते हैं, छापामार युद्ध कहते हैं। उसमें तरीका है कि पर्वतीय अंचल को अपना शरण स्थली बनाए और समतल क्षेत्र में एक्शन लें, कार्रवाई करें और फिर वापस जब मंडराए खतरा तो पनाह ले लें पहाड़ों में जाके। और इत्तेफाक से जो इस रणनीति के अनुकूल जिन क्षेत्रों में उन्होंने वे सक्रिय हुए, इत्तेफाक से वन क्षेत्र ही, यानी इसको पहले इसको स्पष्ट कर दें तो इसलिए माओवादियों के लिए जो नक्सल संगठन थे, नक्सलवादी मूवमेंट से उपजे लोग थे जो बिहार और इस समतल इलाकों में सक्रिय, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। लेकिन माओवादी जो अब तक टिके रहे, इसका एक वजह ये भी था कि उन्होंने अपनी शरण स्थली वन क्षेत्र को, पहाड़ों के दुर्गम इलाकों को बनाया। वो भौगोलिक परिस्थितियां हम सब लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश से शुरू होता है और इधर नेपाल तक जाता है, उधर बस्तर तक जाता है। ये पूरा जो जो इसको हरित क्षेत्र, जो वन क्षेत्र कहेंगे, पहाड़ी अंचल है। इसी जमाने ग्रीन कॉरिडोर भी उन लोगों ने, लाल कॉरिडोर जिसको कहते थे, जो नेपाल तक जाता था और इधर आके बढ़ के बंगाल, बिहार होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़ को छूते हुए अंत में आंध्र प्रदेश चला जाता था, दंडकारण्य तक। तो ये उनका क्षेत्र था। तो
इत्तेफाक से जिस क्षेत्र को उन्होंने अपने रणनीति के लिए अपना ठिकाना बनाया, वही इलाका आदिवासियों का भी था। उसी क्षेत्र में आदिवासी भी रहते हैं, उनका उनका ठिकाना वही है। जो आतंकवादी, जो उग्रवादी हैं, चाहे जो माओवादी हैं, वो जंगल क्षेत्र में रहने वाले लोग नहीं हैं। और उसमें इसको कड़वा सच्चाई ये भी है कि बड़ा हिस्सा उसका टॉप जो 10-10-12 लोग हैं रहे हैं, उसमें ज्यादातर एक खास प्रदेश के, एक खास जिले के लोग हैं, और उसमें भी ज्यादातर सवर्ण लोग। ये फैक्ट है, इसको पड़ताल आप लोग कर लीजिएगा, जिसको जानकारी है अपने। ऐसे कहने के लिए ठीक है, कैडर में बहुत सारे आदिवासी भी हैं और ये भी हैं, लेकिन ज्यादातर वहां जाके बंदूक ढोने वाले और माल स्वभाव ढोने वाले जो होते हैं, वो आदिवासियों को बनाया जाता है। टॉप लीडरशिप जो है वो सवर्णा उच्च जाति के ही लोग उसमें भी हैं, और आंध्र प्रदेश के एक जिला विशेष के लोग। उसमें अपवाद भी शुरुआती दौर में, जैसे बंगाल में एनसीसी के रूप में जब शुरू हुआ होगा, उस समय तो वहाँ बंगाली मूल के लोग रहे होंगे। हम एक बड़ा उपन्यास रेड जोन लिखे हैं, इसमें वो कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें विस्तार से चर्चा की कैसे इसका, लेकिन साथ ही उतने विस्तार से जाने का आज मौका नहीं है। केवल ये कहना है कि आदिवासी क्षेत्र को वो जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए या आदिवासियों के हित के लिए बनाया हो, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। वो से केवल उसको एक शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल करते हैं और समतल क्षेत्र में एक्शन करते हैं। मूल तो उनका ये है कि सत्ता पर कब्जा करना है, हालांकि वो कैसे होगा, क्या होगा, जैसे रूस में हुआ या चीन में हुआ, या एक दस्ता चला और जाके लंबा सफर करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया, वो सब कल्पनातीत बातें अब हो गई इस 60 वर्षों में जो भी वो। लेकिन ये मिथ बनाने में कामयाब रहे कि वो, लेकिन गौर से देखिएगा तो ले देके अब वो बस्तर क्षेत्र में सिमट के रह गए हैं, और उसकी वजह ये है कि वो तीनों राज्यों से मिलता है। इधर बिहार से मिलता है, उधर आंध्र प्रदेश से मिलता है, छत्तीसगढ़ वाला इलाका तो है ही, तो वहां पर ये सुविधा है। अब पूरा घना वन क्षेत्र है, तो ये सुविधा भी है कि आप एक्शन कीजिए और इस राज्य से उस राज्य में तुरंत कर दीजिए। लेकिन जब सामूहिक तरीके से राज्य सत्ता ने निपटना शुरू किया है, तो बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उनके तरफ से भी लगातार हिंसक कार्रवाइयाँ लगातार होती रही हैं, और वो आंकड़ा यदि मिलान कीजिएगा तो वो भी कम नहीं है ज्यादातर। लेकिन मारा किन लोगों को है? उन लोगों ने मारा है मुखबिर कह के गाँव में ही छोटे मोटे महाजन इसको उसको, या पुलिस के जवानों को मारा है जो किसान का बेटा होता है, और जिसके मरने पर सिस्टम को कोई चिंता नहीं है। 10 सिपाही मरेगा, 10 जवान और भर्ती हो जाएगा, जो बेरोजगारी का आलम है। और इन दोनों की लड़ाई में ये भी होता है कि वो एक्शन किया, खिसक दिए, और वो ग्रामीण क्षेत्र जो है वो पुलिस के सत्ता के दमन का शिकार होता है, तो आदिवासी हर तरह से मारा जाता है। लेकिन हम इस बात को यहाँ समाप्त करेंगे कि उनकी हिंसक राजनीति से कोई भी सिस्टम को बदलने की दिशा में हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके, बल्कि वो सिस्टम, वो व्यवस्था आज ज्यादा मजबूत है और ज्यादा नृशंस है, और उनकी वजह से पूरे देश में जो दमन का दौर चला, कम्युनिस्ट आंदोलन खत्म हो चुका है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट खत्म हो चुका है, जो जनवादी तरीके से संघर्ष करते हैं खुले तरीके से, उन पर खतरा मंडराता रहता है। हम एक छोटा सा उदाहरण खुद हैं, हम तो गांधी लोहिया जेपी को मानने वाले लोग हैं।
आदिवासी क्षेत्र में जब से हैं तो बिरसा बिरसा के दर्शन को मानते हैं, अबुआ दिशोम अबुआ राज के इस इसको। और हम हमेशा हिंसक राजनीति का, लेकिन हम भी देशद्रोही करार दिए सत्ता के द्वारा। ये देशद्रोही, जैसे पत्थरगढ़ी आंदोलन का समर्थन झारखंड में किया और रघुवर दास की सरकार ने मान लिया कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये क्या कहते हैं, शहरी नक्सलाइट है, क्या कहते हैं उसको, जो क्या क्या शब्द है वो है। तो ये है हिंसक राजनीति की एक सीमा है, हम तो उसको देख रहे हैं, पूरी दुनिया में वो संघर्ष चल रहा है। यूक्रेन में, गाजा पट्टी में लिट्टे जैसा शक्तिशाली आतंकवादी संगठन था, लड़ रहा है, लड़ता रहा, खत्म हो गया। तो ये वो कैसे, ये इसमें नैतिकता से जुड़ा कोई प्रश्न नहीं है ज्यादा बड़ा। सत्ता के खिलाफ यानी शोषण और दमन के खिलाफ संघर्ष का कोई भी तरीका इख्तियार कीजिए, लेकिन उसमें मास का पार्टिसिपेशन हो तब ना। आप एक लाल दस्ता बना के, एक छोटा सा गुरिल्ला दस्ता बना के नहीं कर सकते ऐसा काम। अब आप सत्ता से नहीं टकरा सकते। दूसरा, ये जो है, जो आपको बताया कि आदिवासी दर्शन है, आदिवासी ये जो मिथ बनाया गया है, आदिवासी दर्शन जीवन दर्शन है, उनके संघर्ष के तरीके से माओवादी में कोई सामने ही नहीं है। आदिवासी समाज चलता है सामूहिकता में, उसके सारे जो फैसले महत्वपूर्ण होते हैं वो अखड़ा में लिए जाते हैं। जो माओवादी हिंसक राजनीति विश्वास करने वाले ज्यादा संगठन है, उनका एक पॉलिट ब्यूरो की तरह का एक चीज होता है, सिर्फ बॉडी होती है कुछ लोगों का, अब वहां निर्णय लिया जाता है, उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये अंतर है। आदिवासी समाज लड़ता है तो वो अलग से कोई दस्ता या सेना नहीं बनाता है, वेतनभोगी या लड़ाकू लोगों का अलग से। चाहे फूल सिद्धो कान्हों का संघर्ष को देख लीजिए या बिरसा मुंडा के संघर्ष को, उलगुलान को देख लीजिए, उन लोगों ने कोई सेना या दस्ता अलग से नहीं बनाया। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, साथ रहते हैं, साथ नाचते गाते हैं, वही संघर्ष के दिनों में वही तमाम लोग, औरत मर्द बच्चे संघर्ष के सिपाही बन जाते हैं। यही तरीका है। और अंत में ये कह दें, कह के बात को समाप्त करेंगे, ये माओवादी हिंसा से इस पिछले 65 वर्षों में तो कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन देश में आदिवासी इलाकों में तमाम संघर्ष जनवादी तरीके से खुले जन संघर्षों के माध्यम से हो रहा है। जो भी ताजा तरीन, जैसे बड़े बांधों के खिलाफ देश भर में जो भी आंदोलन हुआ है, वो गांधीवादी लोग या गांधीवादी तरीका जिसको कहिए, गांधीवाद तो छोड़िए, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना होगा उसमें, लेकिन एक अहिंसक तरीके से हुआ, खुला जन संघर्ष के द्वारा हुआ। चाहे नर्मदा में हो, चाहे झारखंड में अपने डीवीसी परियोजना के खिलाफ स्वर्णरेखा नदी पर बने वहां के विस्थापितों का संघर्ष हो, तपकाड़ा में, कोयलकारों में, हर जगह जो संघर्ष, या अभी अभी जो जीत हासिल किया है ये नेतरहाट में जो है फायरिंग रेंज के खिलाफ आंदोलन, जो नीलगिरी में कंध आदिवासी लोगों का आंदोलन चल रहा है बॉक्साइट के खिलाफ, वेदांता के खिलाफ, ये सारा संघर्ष हिंसक तरीके से नहीं चल रहा है। अरुंधति राय को जानना चाहिए और समझना चाहिए, वो सारा संघर्ष खुला जनवादी तरीके से, खुला जन संघर्ष और एक अर्थ में अहिंसक तरीके से। हाँ, लेकिन अब अहिंसक हम लोग तो वाहिनी से जुड़े रहे हैं, 74 मूवमेंट में रहे हैं, छात्र संघर्ष वाहिनी धारा से जुड़े रहे हैं। तो जेपी ने एक नया शब्द दिया था, शांति मेहता का।
क्योंकि उसकी वजह तो और थी कि ठीक है, ये जो शांतिमय संघर्ष माना हिंसक संघर्ष में भी हो सकता है थोड़ी बहुत हिंसा हो जाए, जैसे बोल गया आंदोलन में हुआ था, मठ का एक आदमी मारा गया था। ये भी उसके तरफ से जुल्म, तो लोग एकदम जब असह्य हो गया तो दोनों तरफ से मारपीट थोड़ा बहुत हुआ, तो उसमें एक गुमास्ता या मान का आदमी मारा गया था। इसलिए इसको शांतिमय संघर्ष का नाम जेपी ने दिया था। और उसका एक अपरोक्ष कारण ये भी था कि गांधी और उनकी अहिंसा से कुछ लोग, कुछ खासकर कुछ बुद्धिजीवी, कुछ जो पुराने जमाने के कम्युनिस्ट जो अपने को कहते हैं, वो लोग भी उसी तरह भड़कते हैं जैसे सांड लाल कपड़ा देकर भड़कता है। हालांकि धीरे धीरे सारे लोग इस तथ्य को, अभी जो पूरे देश में जो अभी आंदोलन चलता रहा है, सही बात का आंदोलन चला है, या एनआरसी के पहले, या छोटा नागपुर ये जो भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन हुआ था, उसके खिलाफ जो मोदी आते ही के उसके खिलाफ जो आंदोलन चला था, जो किसान आंदोलन बड़ा चल रहा है जिसमें सब अहिंसक तरीके से चल रहा है, तो भाई उसका खिल्ली मत उड़ाइए। और केवल माने रोमानियत में, क्योंकि बहुत आसान होता है साथी समर क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र से बाहर रहकर युद्ध के गीत गाना बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो माओवादियों का समर्थन करते हैं, वो खुलकर स्पष्ट ये कहेंगे भी नहीं कि हाँ हम माओवादी हिंसा के समर्थक हैं या माओवादी तौर तरीके के समर्थक हैं। जो लोग हमें, ठीक है, पुलिस जो सत्ता का दमन, कौन उसके साथ खड़ा है? क्या गांधीवादी या अहिंसक तरीके से लड़ने वाले लोग सत्ता के दमन के पक्ष में हैं? ये भ्रामक है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी स्वीकार कीजिए और मानिए कि माओवादियों में क्या डेमोक्रेसी के प्रति कोई आस्था है, लोकतंत्र के प्रति? आप तो सरकार के खिलाफ चलिए तो भी बोल लेते हैं जन प्रदर्शनों में, भाषणों में, इसमें उसमें। माओवादियों के सामने आप उनको चुनौती देकर कोई बहस कर सकते हैं उनके निर्णय के खिलाफ? नहीं सुनेंगे वो। और हिंसा को भी क्रूरतम तरीके से अंजाम देना उनकी रणनीति होती है, ये भी ध्यान में रखिए, जान लीजिए। जैसे ठीक है, युद्ध में मारा जाता है, लोग मार दिए, लेकिन आधुनिकतम हथियार प्राप्त करने के बाद भी वो जब हत्या करते हैं, मारते हैं लोगों को, तो जानबूझकर ब्रूटली पीट के मारना, अंग भंग करना, ये करना। और उसमें उनका सीधा ये है कि इस तरह की जो हत्या, इस तरह से क्रूरतम तरीके से, उससे जो आतंक पैदा होगा, तो उनको इस तरह की कार्रवाई कम करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ वहाँ लैंड माइन जो बिछा कर रखे हैं, अभी कई घटनाएं हुई, कई मेरी जो हाथी का पैर उसमें पड़ गया, वो मारा गया, 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी है। सलवार जुर्म या छत्तीसगढ़ में के दौड़ में ट्रक पर जा रहे पूरा का पूरा ट्रक को उड़ा दिए, जो निर्दोष आदिवासी लोग थे उसमें। और बाद में उनका कहना था कि ये तो ये क्या कहते हैं, गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है, सीधा ये था। और हत्या भी कैसे कैसे लोगों का, झारखंड में हम नहीं जानते हैं, और जगह उतना झारखंड के बारे में जानते, यहाँ कामरेड महेंद्र सिंह की हत्या उन्होंने की, यहाँ सुधीर महतो की हत्या उन्होंने की, रमेश मुंडा की हत्या उन्होंने की। ये सारे लोग माने आदिवासी समाज के लोग थे। आदिवासी माने जो भी विरोध करेगा उनके हिंसक राजनीति का या उनको चुनौती देगा, उनको उसको निर्ममता से मार देंगे। शुरुआती दौर में उनका टकराव झामुमो से हुआ था, टुंडी क्षेत्र में, क्योंकि संसदीय राजनीति में शिबू सोरेन के जाते ही माओवादी राजनीति की शुरुआत होती है, घुसते हैं वो लोग, टुंडी से ही शुरू होता है। अब उनको लगता था कि जब तक
झामुमो को खत्म नहीं किया जाएगा, शिबू सोरेन को खत्म नहीं किया जाएगा, इनके समर्थकों को, तब तक वो पनप नहीं सकते। ढेरों ढेरों लोगों की हत्या की उन्होंने। तो साथ ही ये एक लंबा है इस बहस, और आज बस यही दो बात कि इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि जो ये ठीक है, हिंसक राजनीति में आपका विश्वास नहीं, हिंसक अहिंसक राजनीति नॉन वायलेंस तो आपका विश्वास नहीं, आप उसका मजाक पर खिल्ली उड़ाते हैं, ठीक है। तो हिंसक राजनीति से ही 65 वर्षों में आपने क्या हासिल किया इस सिस्टम को बदलने की दिशा में, इस सवाल का जवाब दीजिए। और दूसरा सवाल ये, इस मिथ को, इस भ्रम को खत्म कीजिए कि आदिवासी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आप केवल आदिवासी समाज के बीच या पहाड़ी अंचल में घुसे हैं या रहते हैं तो उसको अपना शरण स्थली बनाने के लिए, बस आपको आदिवासी मुद्दों पर कोई है नहीं। बहुत दिन तक इस 2004 में या इस समय तब जाकर उनकी विस्थापन नीति साफ हुई, और उनके पास भी कोई विकास का कोई मॉडल है क्या? तो क्या चाहते हैं? यही है सर्वहारा की तानाशाही, क्या सत्ता हो बस, लेकिन उस समाज कैसा बनेगा इसके बारे में क्या कोई सोच, कोई ब्लूप्रिंट है उनके पास? तो साथी चलिए, बात ये लंबा है बहुत, ये है, लेकिन बार बार यही कह रहे हैं कि इसका मूल्यांकन कीजिए कि 60-65 वर्षों में उन लोगों ने क्या हासिल किया हिंसक राजनीति से। दूसरा, इस बात को जहन से निकाल दीजिए कि आदिवासी को बचाने के लिए वो है आए हुए हैं या उसके रहनुमा है। तीसरा, इसको जान लीजिए कि जनवादी जितना आदिवासी संघर्ष है, चाहे नियमगिरी में हो, चाहे उड़ीसा के पोस्को में हो, या तब झारखंड के तपतारा और में हो, या यहाँ जो चल रहा फायरिंग रेंज के खिलाफ जो आंदोलन चला, या जो बड़ी परियोजनाओं के खिलाफ जो भी आंदोलन अभी तक चला, यहाँ तक अलग झारखंड राज्य का जो संघर्ष चला, ये सब एक अहिंसक, जिसको अहिंसा को एकदम तरीके से खुला जन आंदोलन, इसको हम सीधा नाम देंगे, उस तरीके से चला है। तो ये बात, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो कल हम पोस्ट भी किए थे, इस पर काफी लोग टिप्पणी, कुछ लोग टिप्पणी किए, बहुत ज्यादा तो वो नहीं है, लेकिन उनके लिए भी इस वीडियो सोचिए, ये जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं हिंदी, और अब मेरी मजबूरी है कि हम अंग्रेजी ठीक से अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं ना उसको, इसलिए सोचे कि चलो एक आम रूबरू होकर आपके सामने कुछ बात रखते हैं। तो आप जरूर चिंतन मनन कीजिए। धन्यवाद। जोहार।